20 साल से चली आ रही रोजगार गारंटी योजना मनरेगा की जगह अब नई योजना आएगी, जी राम जी। नई योजना में ना सिर्फ नाम अलग होगा बल्कि उसके कायदे, कानून और शर्तें भी अलग होंगी। जब से सरकार ने नई योजना लाने का ऐलान किया है, कई सारे सवाल उठने शुरू हो गए। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि आखिर ये नई योजना लाने की जरूरत क्यों पड़ी, खास तौर से तब जब यूपीए के शासनकाल में 1660 करोड़ दिन रोजगार दिए गए थे। मोदी सरकार में अब तक 2923 करोड़ दिन रोजगार दिए जा चुके हैं। इसके अलावा सवाल नई योजना के नाम को लेकर भी है और नई योजना की शर्तों को लेकर भी है। और उन शर्तों का हवाला देते हुए यहां तक कहा जा रहा है कि मनरेगा के तहत जिस रोजगार की गारंटी दी गई थी, नई योजना लागू होने से रोजगार की वो गारंटी खत्म हो जाएगी। आखिर ऐसे सारे आलोचना में कितना दम है, आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। इससे पहले एक नजर डालिए कि आखिर किसने क्या कहा है इस नई योजना के बारे में। मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VB जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जी राम जी, 125 दिन की गारंटी है, गारंटी ये कहीं पर कमजोर नहीं हुई। उस गारंटी को हम पूरा करेंगे, गांव का संपूर्ण विकास भी करेंगे और कृषि और मजदूरी दोनों में संतुलन स्थापित करने का काम करेंगे। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पूरा बिल महात्मा गांधी जी की भावनाओं के अनुरूप है, राम राज की स्थापना के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय जब केंद्रीय कृषि मंत्री थे तब उन्होंने ये कहा था कि कृषि कार्यों के लिए, मनरेगा के काम के लिए मजदूर नहीं मिलते। हमने तो शरद पवार जी की उस चिंता का भी समाधान करने का प्रयास किया है और इसलिए मैं विस्तार से जब इस बिल पर चर्चा होगी तब अपनी बात कहूंगा। सर, इस विधेयक की अनुसूची 1 में उपनियम 4(1) और 4(2) द्वारा केंद्र को इजाजत दी गई है कि वे पहले से ही निर्धारित कर लें कि कितनी पूंजी कहां भेजी जाएगी। इससे संविधान के 73वें संविधान संशोधन को नजरअंदाज किया जा रहा है। सर, ये विधेयक वापस लिया जाना चाहिए। इसके बदले में सरकार को एक नया विधेयक पेश करना चाहिए। गहन जांच पड़ताल और व्यापक चर्चा के लिए इसे कम से कम स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए और कोई विधेयक किसी की निजी महत्वाकांक्षा, सनक और पूर्वाग्रहों के आधार पर न तो पेश होना चाहिए और न ही पास होना चाहिए। राजनीति और स्कीम इसलिए होनी चाहिए जिससे जनता को लाभ पहुंचे। मनरेगा से बहुत से लोग, मजदूरों को काम मिलता था। आज की महंगाई में मानदेय कैसे बढ़े और इस स्कीम से किसान को कैसे जोड़ा जाए जिससे किसान को भी लाभ पहुंचे। स्कीम तब अच्छी होती जिससे किसान भी जुड़ जाता। आखिर किसान को भी हाथ चाहिए होते काम अपना पूरा करने के लिए। और फिर आप पूरा भार स्टेट गवर्नमेंट पे डाल दोगे, स्टेट सेंटर पे डालेगी। अभी बहुत सारी स्टेट्स को पैसा ही नहीं मिला है मनरेगा का। नाम बदलने से कोई बहुत बड़ा काम नहीं होने वाला है। इस नई योजना को लेकर आखिर इतनी सारी आलोचनाएं क्यों हो रही है, तो इस पर चर्चा की शुरुआत करूं इससे पहले आइए एक नजर डालते हैं कि आखिर नई योजना पुरानी योजना से यानी मनरेगा से ये जी राम जी कैसे अलग है। सबसे बड़ा तो मामला यह है कि नाम को लेकर के है। जी राम जी जो है दरअसल अंग्रेजी के शब्द का संक्षिप्त वर्णन है गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, जी राम जी। मनरेगा जो था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसको मनरेगा के तौर पे हम लोग जाना करते थे, ये एक नाम में बड़ा बदलाव है जिसको लेकर हंगामा मचा है। दूसरा, सरकार ने इस योजना का दायरा बढ़ा दिया है। अब इस योजना के तहत, जी राम जी योजना के तहत 125 दिन रोजगार की गारंटी होगी साल में। मनरेगा के तहत सिर्फ 100 दिन रोजगार की गारंटी हुआ करती थी। एक और खास बात यह है
जो जिस पर काफी ज्यादा आलोचना हो रही है वो ये है कि फंडिंग कौन करेगा। तो नई योजना जी राम जी के तहत 60% पैसा केंद्र सरकार देगी और 40% पैसा राज्य सरकार को देना पड़ेगा। हालांकि पहाड़ी राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों में यह 90 और 10 का फंडिंग का फॉर्मूला रहेगा, लेकिन पुरानी योजना यानी मनरेगा के तहत 100% पैसा जो है वो केंद्र सरकार देती थी। ये एक बड़ा बदलाव यहां पे किया जा रहा है। दूसरा, केंद्र फंड देने के लिए मापदंड तय करेगा नई योजना के तहत, यानी हम एक मापदंड बना देंगे, उसी हिसाब से आपको फंड दिया जाएगा। पहले क्या होता था कि जो राज्य जितने मांग करते थे उनको फंड देने के लिए केंद्र सरकारें बाध्य हुआ करती थी। एक बड़ा बदलाव है। एक और चीज, नो स्कीम पीरियड होगा, यानी फिर स्कीम 60 दिनों के लिए साल में पॉज कर दिया जाएगा। वो 60 दिन एक साथ नहीं होंगे, कभी 15 दिन, कभी 5 दिन, कभी 10 दिन, लेकिन साल में 60 दिन आपको स्कीम नहीं चलानी होगी। ये नई योजना की सबसे खास बात है। पुरानी योजना में ऐसी कोई खास बात, ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया था। एक और चीज कि अब यह कहा गया कि रोजगार 15 दिन तक डिमांड करने के बाद 15 दिन तक अगर रोजगार नहीं मिलता है तो बेरोजगारी भत्ता देना होगा, और बेरोजगारी भत्ता देने का अधिकार जो है राज्य सरकार को होगा। तो ये पुरानी योजना में ऐसी कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई थी। एक और बड़ा बदलाव यहां पे आपको दिखा दूं मैं, जो पूरे जी राम जी और मनरेगा के तहत है कि 4 सेक्टर में रोजगार के लिए यहां पे सुरक्षित किया गया है। जल सुरक्षा, जिसमें जल संरक्षण को लेकर के है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पंचायत भवन बनाना, ऐसी चीजें बनाना, आजीविका पैदा करने वाले कोई काम हो, या फिर पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हो कोई काम हो, ऐसे 4 सेक्टर के काम जो होंगे उसी में आपको रोजगार दिए जाएंगे। पुराने में ऐसे कोई सेक्टर के विस्तार से विशेष व्यवस्था नहीं की गई थी। एक और चीज जो महत्वपूर्ण आपको देखना होगा इस योजना के तहत, वो है कि कैसे ये जी राम जी से अलग है मनरेगा। इसके कई सारे प्रावधान आपको अभी मैंने दिखाए हैं, जो बताता है कि कैसे नई योजना के तहत सरकार कैसे दायरा को बढ़ाने की कोशिश यहां पे कर रही है पुरानी योजना के मुकाबले। अब इसको लेकर विवाद क्यों उठ रहा है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ विशेष मेहमान हैं, सोशल एक्टिविस्ट निखिल डे साहब हैं, जो मनरेगा पे काफी गहराई से काम किए हुए हैं। 2 पूर्व IAS ऑफिसर हैं जो मनरेगा को काफी करीब से देखे हुए हैं, जब वो सरकार में थे और सरकार के बाहर भी हैं। तो हमारे साथ रिटायर्ड IAS ऑफिसर जुगल किशोर महापात्रा साहब हैं, जो कि एग्रीकल्चर सेक्रेटरी रह चुके हैं, रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी रह चुके हैं। सिराज हुसैन साहब हैं, जो कि एग्रीकल्चर सेक्रेटरी रह चुके हैं। IIT दिल्ली में प्रोफेसर है रीतिका खेड़ा जी, ये भी डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट मानी जाती है, मनरेगा पे काफी गहरा अध्ययन किया है, करीब से देखा है। और PM कमेटी जो MSP और एग्रीकल्चर से जुड़े मुद्दों पर है, उसके सदस्य विनोद आनंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे शुरुआत में महापात्रा साहब आपसे करूंगा, जुगल किशोर महापात्रा साहब, कि जब आप सरकार में थे तो क्या उस वक्त भी आपको लगता था कि ये स्कीम में बदलाव की जरूरत महसूस होती थी, और जो महसूस जरूरत होती थी क्या वो अब हो रही है, बदलाव किया जा रहा है? जुगल किशोर महापात्रा साहब। जी, लगता है कि आपका आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। सिराज हुसैन साहब, यही सवाल लेकर आपके पास आना चाहूंगा। जब आप एग्रीकल्चर सेक्रेटरी थे, सरकार में थे, उसके बाद भी कई सारे फीडबैक आपको मिलता रहा है, आपने कभी महसूस किया कि वाकई इस स्कीम में बदलाव की जरूरत है इस योजना में? देखिए, ये तो बहुत वाजे है कि इस स्कीम में कुछ ना कुछ चेंजेस करना जरूरी है, क्योंकि अब हमारे पास इतना लंबा एक्सपीरियंस है इसको चलाने का। हमने ये देखा कि जो गरीब राज्य हैं, जहां पर ज्यादा रोजगार के मौके उपलब्ध होने चाहिए थे, वो नहीं हुए, बल्कि जो निस्बतन बेहतर राज्य हैं, मसलन तमिलनाडु है, केरला है, या इवन पंजाब है, जहां पर अमूमन वेज रेट नरेगा के वेज रेट से ऊपर है, वहां पर ज्यादा मैंडेज क्रिएट हुए हैं। तो ये तो सभी लोग ये समझते हैं कि इस स्कीम में कई मॉडिफिकेशंस की जरूरत है। ये बात अलग है कि जिस तरीके से इसको किया जा रहा है, यानी कि वो फेडरल पॉलिटी को बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं दी जा रही है, कोई कंसल्टेशन नहीं है स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, और जो इसका फंडिंग पैटर्न है, अगर वक्त होगा और आप समझना चाहेंगे तो मैं समझाऊंगा कि उसके पीछे क्या हिस्ट्री रही है फंडिंग पैटर्न को बदलने की। ये फंडिंग पैटर्न भी एक बड़ा मुद्दा है जिस पे हम लोग आगे चलकर चर्चा करेंगे। जुगल किशोर महापात्रा साहब से अगर संपर्क हो गया तो उनसे मेरी बात कराइएगा। महापात्रा साहब, हम लोग चर्चा ये कर रहे थे, जो सिराज हुसैन साहब ने भी कहा, कि आखिर इस स्कीम में बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी?
बदलाव की जरूरत तो काफी सारे विषय में जरूरत है, लेकिन जो बिल में दर्शाया गया है कि विकसित भारत का लक्ष्य है, उसको लेके आगे चलते हुए एक्ट को कैसे कार्यान्वयन किया जाएगा, उसी के बारे में चर्चा किया गया है। लेकिन उसमें कोई ज़्यादा, मैं तो जितना समय देखा हूँ उसमें ज़्यादा कुछ हमको जानकारी नहीं मिल रहा है। पहले से कुछ इस एक्ट के बारे में, इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, जैसे सिराज हुसैन साहब बताए कि कुछ डेफिशिएंसीज थे, उसको सुधारने का जरूरत है। लेकिन विकसित भारत का लक्ष्य से कैसे परिवर्तन, एक्सेप्ट सिवाय जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग की बात किया गया है, जियो टैगिंग की बात किया गया है, डिजिटल एप्लीकेशन की बात किया गया है, उसके सिवाय ज्यादा कुछ वो बिल में शायद हमको मिला नहीं। कुछ मिला नहीं। हालांकि स्पेसिफिक जो इसके क्रिटिसिज्म है, इस पर मैं आगे चल कर आपसे बात करूंगा। निखिल जय साहब, मैं आपका आर्टिकल पढ़ रहा था, आपके रिएक्शन पढ़ रहा था, तो आलोचना ये भी की जा रही है कि इस योजना के लागू होने से, न्यू स्कीम के लागू होने से रोजगार की गारंटी की जो व्यवस्था थी, वो एक तरह से व्यवहारिक तौर पर रोजगार की गारंटी खत्म हो जाएगी। ये कहने के पीछे क्या आधार है? तो इसमें पहली तो बात है कि जो रोजगार की गारंटी थी MGNREGA के तहत, वो उसको रिपील कर दिया है, रद्द कर दिया। अब उसकी जगह क्या दिया है? उसके जगह दिया है, और जुगल महापात्रा साहब, हम इनके साथ भी बहुत संपर्क में रहे कई बार, जमीन से जब लोग काम मांगते हैं तो उनको गारंटी है डिमांड बेस्ड कि जितना काम मांगे 100 दिन तक उनको 15 दिन के अंदर रोजगार देना ही है, और वो सरकार की जिम्मेदारी है। अब सरकार ने कह दिया, और वहां सरकार, ये एकमात्र कानून है जहां बजट कोई कंस्ट्रेंट नहीं हो सकता है जब तक लोग डिमांड कर रहे हैं 100 दिन का काम। अब सरकार ने कह दिया बजट हम बताएंगे कितना होगा, किस राज्यों को कितना। बस वो एक ही चीज गारंटी को खत्म कर देता है, डिमांड बेस्ड गारंटी खत्म कर देता है। तो नरेगा का पूरा, जनता ने मांगा था ये कानून, जनता बरसों से, दशकों से मांगते आ रही थी, हर हाथ को काम दो, काम का पूरा दाम दो। कोई बहुत अनूठा का मांग नहीं है, वो हमारे संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है। और वो कह रहे हैं हम काम करेंगे, हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम रेवड़ी नहीं मांग रहे हैं, हम काम मांग रहे हैं, और काम का पूरा दाम मांग रहे हैं। और वो लिमिटेड 100 दिन का एक गारंटी दिया था, लेकिन वो गारंटी वो धारा 4 सेक्शन 4 सबसेक्शन 5 में खत्म कर दिया, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगा किस आधार पर किस राज्य को कितना पैसा देंगे, और उसी के अंदर उनको सिमटना पड़ेगा, चाहे डिमांड कितनी भी हो। ये पहली बात है। दूसरी बात है कि उन्होंने सेक्शन 5(1) में लिखा है कि केंद्रीय सरकार राज्य के किस हिस्से में तय करेगी कि ये काम चलेगा। तो हो सकता है देश के चौथे हिस्से में चले, तो वो तो भयंकर परिस्थिति है। यदि ऐसी परिस्थिति हो जाए तो नरेगा की कोई राष्ट्रीय गारंटी नहीं है, मैं कहाँ रह रहा हूं, मुझे नरेगा ने दिया था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी इलाके में ग्रामीण भारत का रहने वाला है या रहने वाली है तो वो काम मांग सकती है, और उनको 15 दिन में काम मिलेगा, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, और पेमेंट 15 दिन में होगा। वरना कानून के तहत था कि आपको इसका मुआवजा मिलेगा डिले पेमेंट का। तो ये बेसिक गारंटी बिल्कुल हट गया। तीसरा जो आपने जिक्र किया था अपने उसमें कि 60-40 का रेशियो, अभी तक क्या था कि केंद्रीय सरकार ने कहा कि हम पूरा लेबर पेमेंट देंगे, और लेबर पेमेंट के तहत 100% कोई भी काम मांगे आपको जाके वो काम देना पड़ेगा। अब राज्य क्यों देगा 40%? राज्य ने कब सोचा है ये करने के लिए? तो ये एक बहुत गंभीर परिस्थिति है फेडरल रिलेशनशिप पर भी, लेकिन नरेगा के लिए। और ये इनकी खुद की गारंटी हटाओ, स्कीम में 40% नहीं देंगे तो स्कीम ही नहीं चलेगी। तो मुझे तो लगता है ये पूरा का पूरा बहुत भयंकर, प्रैक्टिकल रूप में बहुत भयंकर फेलियर होगा, व्यवहारिक रूप से बहुत भयंकर फेलियर हो। रितिका जी, मैं ये समझना चाहता हूँ जो अभी निखिल जी ने कहा वहीं से, कि एक तरफ हम रोजगार की गारंटी दे रहे हैं, शर्तें जोड़ रहे हैं, अगर शर्त पूरी नहीं होती लेकिन रोजगार की गारंटी तो कानूनी रूप से बनी रहेगी ना।
तो फिर ये क्यों कहना कि रोजगार की गारंटी खत्म हो रही है? जी, मैं 2 बातें कहना चाहूँ 2 तरह की बातें कहूँगी। एक तो ये है कि किस तरह से ये हो रहा है, उस पे बाद में आएँगे, लेकिन जो आपका सवाल है कि इसमें क्या हो रहा है और वो उसमें क्या आपत्तिजनक है। तो गारंटी का मतलब है कि आप जब भी काम माँगोगे, आपको काम मिलेगा। लेकिन ये जो बिल लाया गया है, उसमें ये कहा है कि जब हमारी मर्ज़ी होगी और जहाँ हमारी मर्ज़ी होगी, वो हम उसको चलाएँगे। ये कहा है सेक्शन 6 में कि साल में 2 महीने तो ये चलेगा ही नहीं। दूसरा ऑलरेडी निखिल कह चुके हैं कि जब और जहाँ हम उसको नोटिफ़ाई करेंगे वहीं ये चलेगा। वो कहाँ चलेगा उसको इस बिल में नहीं कहा गया है। नरेगा की खूबी ये थी कि जब लोगों को ज़रूरत थी, वो इस पे निर्भर होते थे। आप कोविड लॉकडाउन का समय देखिए किस तरह से उसमें रोजगार एकदम बढ़ा और लोगों को राहत दी और इसी वजह से क्योंकि ये सब जगह नोटिफाइड था। अब ये कब और कहाँ होगा, अगर कोई आपत्ति होगी, कब वो राज्य सरकार उसको नोटिफाई करेगी, नहीं करेगी, उस तरह की आपत्तियां हैं। इसलिए सब कह रहे हैं कि इसमें गारंटी है ही नहीं। गारंटी का मतलब ये होना चाहिए कि साल भर चलेगा और पूरे देश में चलेगा और जब लोग काम मांगेंगे तो उन्हें 15 दिन के अंदर काम मिल जाएगा। दूसरी बात मैं कहूंगी जो आपकी समरी से भी जुड़ी हुई है कि उन्होंने कहा है एक तरफ के 125 दिन है, उससे सबको लग रहा है अरे ये तो नरेगा और सशक्त हो रहा है, इससे तो इसमें आपत्ति क्यों हो रही है। लेकिन साथ ही इसमें ये भी कहा है कि एक नॉर्मेटिव एलोकेशन केंद्र सरकार करेगी हर राज्य के लिए। वो सरकार तय करेगी कि कौन से राज्य को कितना पैसा मिलेगा और वो ये भी नहीं कह रही, कोई आश्वासन नहीं दे रही कि वो जो नोशनल एलोकेशन होगा किसी भी राज्य के लिए वो पर्याप्त होगा कि उससे वहां पर 125 दिन का रोजगार का सृजन हो सकेगा। हम अगर 40 और 60-40 का भी हम मान ले कि केंद्र सरकार 60% देगी, अभी 90% देती है नरेगा में और उसको घटा के केंद्र सरकार केवल 60% देगी, लेकिन वो 60% की भी गारंटी इस कानून में नहीं दे रहे हैं स्पष्ट रूप से। वो कह रहे हैं कि नोशनल एलोकेशन है किसी राज्य का, अगर वो राज्य उससे ज्यादा खर्च करता है तो उसे पूरा 100% राज्य सरकार को ही खर्च करना होगा और वो जो नोशनल एलोकेशन है क्या वो 125 दिन 60% पर उस राज्य के लिए पर्याप्त होगा, उसके लिए भी कोई गारंटी नहीं है। तो ये बहुत 2 बड़े मुद्दे हैं। और दूसरी बात जो मैं कह रही थी कि किस तरह से हो रहा है, देखिए हम लोग चाहे वो निखिल हो, चाहे जुगल महापात्रा जी हो, चाहे शायद सिराज हुसैन जी भी हो, हम लोग 20 साल से नरेगा की आलोचना कर रहे हैं, हम उसको कहाँ सुधारने की जरूरत है उस पर बात करते आ रहे हैं। तो जरूरत तो है जरूर उसको सुधारने की, लेकिन इसको हटाने की जरूरत शायद कोई भी नहीं मानेगा। और अगर आप इस कानून जिस तरह से इस बिल को जो लाया गया है वो उसको वास्तव में हटाने की ही बात है, क्योंकि उसमें किसी चीज की गारंटी नहीं। अगर उनकी मंशा अच्छी है तो उनको पहले से कंसल्टेशन कर सकते थे, चाहे हमारे साथ ना करें किसी और के साथ ही करें, ताकि सब अपनी राय दे सके। अलग अलग तरह के लोग जैसे आईएएस ऑफिसर हैं, रिटायर्ड या एकेडमिक्स हैं, बहुत सब डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में सैकड़ों इकोनॉमिस्ट ने इसका अध्ययन किया है और बहुत सारों ने इसकी प्रशंसा की है, इसको दिखाया है कि इससे किस तरह से संसाधन पैदा हुए हैं, किस तरह से गरीबी कम हुई है, किस तरह से लोगों को आर्थिक समर्थन मिला है, खासकर आपत्ति के समय महिलाओं के सशक्तिकरण में इसका कितना बड़ा योगदान है। तो आप अगर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का लिटरेचर देखेंगे तो उसमें इसके इतने अलग अलग पहलुओं पे काम हुआ है। त्रुटियां भी हमने खुद ने बताया कि किस तरह से इसमें भ्रष्टाचार होता है और उस भ्रष्टाचार को कैसे उस पे आऊंगा मैं आगे चल के, रितिका जी उस पे मैं आऊंगा आगे चल करके। लेकिन जो बातें आपने कही और निखिल जी ने कही, विनोद आनंद जी आपसे मैं इस पे रिएक्शन चाहूंगा। चूंकि कहाँ पैसा लगेगा ये मैं तय करूंगा, किन शर्तों के तहत पैसा लगेगा ये मैं तय करूंगा, और पैसा भी पूरा मैं नहीं दूंगा, 40% आपको देना होगा, तो फिर गारंटी कैसी? देखिए, शुरुआत में इतना नेगेटिव होने की आवश्यकता नहीं है।
आप इसके प्रावधानों को ठीक से अगर पढ़ेंगे, खास करके अगर आप सरकार पे विश्वास करते हैं, जिनसे आप मनरेगा या फिर इस बिल के बारे में बातचीत कर रहे हैं, अगर विश्वास करते हैं तो साफ साफ यहाँ स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, उसको पढ़ लीजिए। इसमें लिखा हुआ है कि इस विधेयक के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों की मजदूरी, रोजगार की गारंटी वर्ड है यहाँ पे, तथा सशक्तिकरण, विकास, कन्वर्जेंस एवं सैचुरेशन पर केंद्रित होगा। ये कहीं नहीं लिखा है कि इसमें गारंटी नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं। दूसरा, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज सिर्फ बीज बोना और फसल काटना नहीं है। ग्रामीण के सार्वजनिक कार्य जो हैं, उसमें भी एग्रीकल्चर से संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पैक्स टू अपेक्स अप्रोच में या कोऑपरेटिव इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में जिसकी संरचना, आधारभूत संरचना की जा रही है, जैसे कि सारे पैक्सों में गोडाउन बनाना, वो गोडाउन कम्युनिटी का होगा, तो उससे जो संबंधित रोजगार जनित होंगे। आप ये मानिए कि अगर कोई एक गांव है, अमुक गांव है, उसमें पैक्स का गोडाउन बन रहा है और उस गोडाउन में जो भी काम है उसको करने के लिए कोई दूसरे 200 किलोमीटर दूर से या 100 किलोमीटर दूर से अगर कोई मजदूर आता है, कोई कॉन्ट्रैक्टर लेके आता है, तो ये कहां से उचित है? तो इसको फिर से आपको मैं बताऊं, जल सुरक्षा, ये जल सुरक्षा की बात है। ये जल सुरक्षा उस तरीके से नहीं है कि जैसे पहले, अब तो जल शक्ति मंत्रालय है। मुख्य ग्रामीण इंफ्रा में क्या है? सिर्फ सड़कें नहीं है या फिर गांव के अंदर की सड़क नहीं है, वहां पैक्स के गोडाउन भी हैं, कृषि से संबंधित और भी विनोद जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, बीच में रोकता हूँ, लेकिन मैं बीच सवाल लेकर आप ही के पास आ रहा हूँ। इस पे मैं आऊँगा, जो अलग अलग 4 सेगमेंट डिवाइड किया गया है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मान लिया जाए किसी राज्य को, उदाहरण के तौर पे बिहार को ले लेते हैं। बिहार को चाहिए कि हमें 70,000 लोगों को रोजगार देना है जी। अब उसमें से उनकी हालत, वित्तीय हालत क्या आप जानते हैं? राज्य सरकारें सक्षम नहीं है 40% देने में, तो पहली बात कि उसको कैसे इंश्योर करें कि रोजगार की गारंटी मिल ही रही है। हम केंद्र तो कहेगी हम तो 60% दे दिए, जो बाकी आप जानिए, आपकी जिम्मेदारी है। देखिए, ऐसा नहीं है कि राज्य सरकारें सक्षम नहीं है। बिहार फिजिकली डिसिप्लिन स्टेट है। जो फिजिकली इनडिसिप्लिन स्टेट है, यानी कि राजकोषीय घाटा जिस राज्य का ज्यादा है, दिक्कतें वहां हैं कि वो पैसा केंद्र से ले रही है और लेकर के या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन से पैसा लेके खर्च कर रही है। बिहार एक सबसे पहले फिजिकली डिसिप्लिन स्टेट है, मैं आपको करेक्ट कर दूं। अभी क्या है कि हमको काम क्या करना है, ये राज्य सरकार को मालूम होगा या केंद्र सरकार में बैठे दिल्ली में कृषि भवन में लोगों को मालूम होगा? जो कृषि भवन के सचिव हैं, जो आरडी के सेक्रेटरी हैं, उनको ये मालूम नहीं चलेगा कि बिहार के अमुक पंचायत में, अमुक गांव में किस प्रकार के काम करवाने की आवश्यकता है। तो एक स्टेट गवर्नमेंट का रोल ये है कि उनसे प्लान लिया जाएगा कि कैसा आपको कहां पे करना है, और इसमें साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण प्रणाली का एक विशेष प्रावधान है, जिसको वीकली पब्लिक डिस्क्लोजर कहते हैं। और ये सैटेलाइट का जमाना है, साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि जो कुशल एवं उच्च ईमानदारी पूर्वक जो क्रियान्वयन होना है, वो डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर आधारित सुदृढ़ होगा, सुदृढ़ शासन ढांचा होगा। स्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए हैं इसमें। वो पहले जैसा नहीं है कि आप कुछ भी काम करवा दें, एक रोस्टर रजिस्टर बना दें और पेमेंट आप ब्लैक मार्केटिंग में कर लें। यहाँ तो डीबीटी का जमाना है, अब तो फाइनेंशियल इंक्लूजन है। तो ये सोशल ऑडिट को जो करना है, ये वीकली पब्लिक डिस्क्लोजर, इसमें उसका प्रावधान है और पूरी की पूरी जवाबदेही है। और ध्यान दीजिएगा, ये पीएम गति शक्ति में इसको डाला गया है। इसका एक विशेष प्रावधान है कि ये पीएम गति शक्ति में डाला जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि इसकी जो मॉनिटरिंग होगी वो दोनों तरफ से होगी। केंद्र सरकार के तरफ से बहुत सुदृढ़ मॉनिटरिंग होगी, जिसका मैं भी आपको वीकली पब्लिक डिस्क्लोजर और सैटेलाइट की बात कर रहा हूं। तो कहीं से ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार के पास पैसे नहीं है। मनसा और नियत जो हो वो होनी चाहिए, और जो स्कीमें हैं वही खर्च नहीं हो पाता है राज्य सरकारों से। मैं 90-10 वाले नहीं, मैं 60-40 वाले में भी कह रहा हूं। बहुत सारी स्कीमें हैं, 200 से ज्यादा स्कीम है जिसमें से पैसा सरकार का खर्चा नहीं हो पाता है। कृषि भवन को पैसा वो वापस कर देती हैं बहुत सारी राज्य सरकारें, जो उनको सीएसए स्कीम में भी दी जाती है। तो कहीं से ये नहीं है कि ये 60-40 के रेशियो में, ये लंबे समय तक आप कैसे चलेंगे, विकसित भारत आप कैसे बनाएंगे, जब ये इन सारी चीजों का प्रावधान नहीं होगा। परिवेश बदल चुका है। वो वर्ल्ड बैंक का मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स था, अब तो सिर्फ 4 से 6% हमारे यहाँ गरीबी रह गई है। क्या बात कर रहे हैं आप? अब तो वो एब्जेक्ट पॉवर्टी जैसी 2006-07 में थी वैसी तो है नहीं।
अभी अप्रैल में जो आंकड़े आए थे वर्ल्ड बैंक गरीबी के, कम होगी विनोद आनंद जी, गरीबी कम होगी तो डिमांड कम हो जाएगा। कोई अमीर आदमी तो मनरेगा में काम करने जाएगा नहीं। बिल्कुल, तो हम पैसा किसको दें, कौन से राज्य को दें? हम पैसा पंजाब नहीं को दें देंगे। और हिमाचल प्रदेश उसी भाग में दें कि जहां मजदूरों की संख्या ज्यादा है, जहां उसकी डिमांड ज्यादा है, जहां हम आधारभूत संरचना को ज्यादा बनाने की आवश्यकता, हम पैसा उन राज्यों को देंगे। तो जिन राज्यों से जो भी डिमांड्स आएगी उसको पूरा करने के लिए उसको उतना पैसा दिया जाएगा। हाँ, बिल्कुल विनोद जी, मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। एक सवाल मैं आपसे पूछ लूं, फिर मैं सिराज हुसैन साहब आपके पास आऊंगा मैं, कि ये दिक्कत सिर्फ मनरेगा के साथ नहीं थी, ये दिक्कत आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत थी, ये दिक्कत आपको राशन देने में दिक्कत थी, तो उसको हमने सॉल्व किया। हमने जियो टैगिंग किया प्रधानमंत्री आवास योजना में, हमने उसको आधार कार्ड से जोड़ा, हमने बाकी सब्सिडी स्कीम को आधार कार्ड से जोड़ा ताकि लीकेज कम से कम किया जा सके। हम तो ये भी तो एक उपाय था कि मनरेगा के तहत उन्हीं को दे जो मजदूर काम कर रहे हैं। कहाँ काम कर रहे हैं उसके जियो टैगिंग दिखा दीजिए, उनको आधार से लिंक कर दीजिए। आधार से सीडिंग वैसे बहुत बड़ी मात्रा में कर दी गई है। ये सारा भी कुछ कर सकते थे फिस्कल डिसिप्लिन लाने के लिए कि पैसे का दुरुपयोग ना हो। अगर ये सवाल मुझसे है तो इसमें बिल्कुल इसका प्रावधान क्लियर है। इसमें निष्पक्ष नॉर्मेटिव एलोकेशन किया जा रहा है। ये केंद्र प्रायोजित योजना है, पर सरकारें इसका क्रियान्वयन करेगी। कृषि के चरम सीमा में जो कृषिगत मजदूर थे वो मजदूरी सोविंग और हार्वेस्टिंग के लिए नहीं मिलता था, तो 30-30 दिन के तौर पे रबी और खरीफ में उस वहां की जो भी एग्रो क्लाइमेटिक व्यवस्था है उसके अनुसार होगी। मान के चलिए जब पंजाब में सोविंग हो रही है तो बिहार में सोविंग तो नहीं हो रही है, तो बिहार की सरकार तय करेगी कि वो 60 दिन कब का होगा। तो इस आधार पे इसकी व्यवस्था की गई है। इसमें एनआरआईएस से सभी कार्यों का एकीकरण किया गया है। 6 माह के भीतर राज्य की योजनाओं को अधिसूचित किया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता और श्रमिक के जो अधिकार हैं उनकी कानूनी गारंटी का इसमें विशेष प्रावधान है। आपदा, जैसे हमारे राज्य में बिहार में बहुत आपदाएं आती है, सूखा भी होता है और बाढ़ भी आती है, उसके समय विशेष सवाल नहीं, मैं इसीलिए पूछना चाहता हूं विनोद जी, मेरा सवाल वहीं का वहीं, फिर आपसे पास आऊंगा आगे चल के। ये गारंटी हम दे रहे हैं और गारंटी पालन करने की जिम्मेदारी विनोद आनंद जी के पास है, तो कैसे गारंटी का पालन होगा? मेरा सवाल यही रहेगा। लेकिन ये फिर आऊंगा आगे चल के, बाकी मेहमानों को जोड़ लूं। सिराज हुसैन साहब, मैं आपके पास आऊंगा आगे चल करके। सिराज हुसैन साहब, ये कहना कि 40% राज्यों को देना है इसलिए योजना लागू नहीं हो पाएगी, गारंटी खत्म हो जाएगी, ये कितना सही है? ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ऐसी कई सारी योजना चल रही है। आयुष्मान भारत की योजना है, 41 करोड़ कार्ड अब तक बन चुके हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, 22 करोड़ लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। इन सब में स्टेट का कंट्रीब्यूशन होता है। मनरेगा में हो जाएगा तो योजना बंद हो जाएगी, योजना नहीं चलेगी, ये लॉजिक कितना सही आपको दिख रहा है? नहीं, देखिए, ये किसी का केस नहीं है कि योजना बंद हो जाएगी, लेकिन ये बात हमें समझनी चाहिए कि प्रेजेंट गवर्नमेंट की ये पॉलिसी 2014 से ही है कि हम सेंटर के कंट्रीब्यूशन को कम करें और स्टेट के कंट्रीब्यूशन को बढ़ाएं। देखिए, 2014 में ही जब सरकार बनी थी तो पहले ही बहुत शुरुआत में ये ऑर्डर कर दिए गए थे कि जितनी स्कीम है सब में 50% सेंटर देगा और 50% स्टेट देंगी। तो मेरी मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की स्कीम थी RKVY, जो कि ACA के तहत फंड होती थी, 100% सेंटर देता था, तो उसको भी ये 50-50 हो गया। तो जब स्टेट गवर्नमेंट्स ने प्रोटेस्ट किया तो फिर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की सदारत में एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी की रिकमेंडेशन पे उसको चेंज करके 60-40 किया। तो ये इस गवर्नमेंट की, और ये न सिर्फ आज से बल्कि ये RSS की बहुत पुरानी एक नीति रही है कि भाई सेंटर को हम बहुत स्ट्रांग बनाएं। तो सेंटर ये चाहता है कि हमारा खर्चा इन चीजों में ना हो, हम तो और चीजों में, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में, डिफेंस में, रेलवे में वगैरह वगैरह में खर्च करेंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए कम किया गया। ये तो बिल्कुल वाजे है कि सारी स्टेट्स, खासतौर से गरीब स्टेट्स, उतना फंड नहीं दे पाएंगी इस योजना के लिए जितनी की डिमांड होगी। और जब ये 60-40 लागू हो जाएगा तो आप देखेंगे कि गरीब राज्यों में मनरेगा के तहत जो क्रिएट हो रहे हैं मैंडेज, वो उससे भी कम हो जाएंगे। किशोर महापात्रा साहब, ये लॉजिक आप कितना लगता है कि बाय करने लायक है कि गरीब स्टेट जो है वो पैसा नहीं दे पाएंगे और फिर उनके यहाँ जो मनरेगा के जरिए काम मिलता था वो काफ़ी कम हो जाएगा? क्योंकि इसका एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू यह है कि जो अमीर राज्य हैं वो भी मनरेगा के तहत पैसा लेते हैं और कई गरीब राज्यों से ज़्यादा लेते हैं।
तमिलनाडु, केरला वगैरह जिन राज्यों में शायद उतनी जरूरत नहीं होनी चाहिए, वो राज्य ज्यादा ले रहे हैं। अब ये एक स्टेट की कैपेसिटी का भी सवाल है, लेकिन बहरहाल हम देखिए, ये खाली इस मनरेगा का इशू नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। आप देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितनी सेस लगा दी कितने आइटम्स पे, और वो सेस स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं होती है। ये एक फेडरलिज्म का इशू है। इस इशू को खाली हम एक स्कीम के नजरिए से ना देखें। हाँ, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जिसकी बात हम लोग शब्दों में करते रहे, उसको जमीन पर लागू होने की बात करें। जुगल किशोर महापात्रा साहब, वो सवाल लेकर वैसे मैं आपके पास आया था, आप कुछ उसमें ऐड करेंगे? देखिए, जो सिराज हुसैन साहब कहे कि 30-40% स्टेट का शेयर कर देने से योजना बंद हो जाएगा, ऐसा सब कहना ज़्यादातर ठीक नहीं होगा। लेकिन स्टेट्स के अभी जो फिस्कल सिचुएशन है, बहुत ज़्यादातर स्टेट्स का जीएसटी आने के बाद और बहुत सारे एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने के बाद, तो उनका फिस्कल प्रेशर्स काफ़ी ज़्यादा है। और इस अमेंडमेंट जो हुआ है, कोई एस्टिमेट किया गया है 30,000 एडिशनल स्टेट्स को देना पड़ेगा। तो उनको अभी जो सिचुएशन है, उनको दिक्कत तो आएगी। कुछ अलग योजना से फंड कट करना पड़ेगा, कुछ फिस्कल ऑस्टेरिटी करना पड़ेगा, जो कि मेरे विचार में ये सब करने से पहले क्योंकि आप गारंटी दे रहे हो स्टेट्स को, उसको लागू करना होगा। स्टेट्स के साथ बैठ के आलोचना चर्चा हो जाता तो अच्छा होता। कैसे इसको, बिकॉज लक्ष्य तो एक है, सबको रोजगार का गारंटी मिले, लेकिन अगर साधन का सपोर्ट जो था, बिकॉज ये तो नॉर्मल है कि स्टेट्स का कोई एंटाइटलमेंट था, आप उसको घटा रहे हैं तो स्टेट्स का दिक्कत आएगी। बिहार की बात कर रहे थे, बिहार का फिस्कल सिचुएशन की बात कर रहे थे। बिहार का फिस्कल डेफिसिट 9% है, जो कि 3.5% होना चाहिए। तो वो ऐसे फिस्कल सिचुएशन में अगर फिर स्टेट्स का शेयर बढ़ जाता है, तो आई थिंक स्टेट्स के साथ कंसल्टेशन करना जरूरी था। लेकिन पुराने स्कीम में तो जो अमीर राज्य वो भी पैसा लेते थे, ज्यादा पैसा लेते थे। मैं जो डेटा देख रहा था, आंध्र प्रदेश ने जो पैसा लिया है 2022-23 का आंकड़ा है 7,182 करोड़, बिहार वहां पे 5,407 करोड़ ही लिया है। कर्नाटक ने बिहार से ज्यादा पैसा लिया है, तमिलनाडु ने तो 9,638 करोड़ रुपए पैसा लिया है। तो देखिए, हमने सिराज हुसैन साहब के साथ 2021 में एक आर्टिकल भी लिखे थे इसके बारे में। भारत के 6 सबसे गरीब राज्य जो हैं, जो अनडिवाइडेड बिहार, अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश, डिवाइडेड उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, ये 6 राज्य का पॉवर्टी का शेयर 60% है। टोटल भारत के जितने गरीबी है उसका शेयर 60% है। और मनरेगा का उनके उस स्टेट में खर्च होता था 30%। उसमें दोनों का सवाल है, तो कैपेसिटी का स्टेट्स का है, उसका ये नहीं है कि हम एलोकेशन ड्रिवन स्कीम को एलोकेशन ड्रिवन कर दिया जाए, उनका कैपेसिटी कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए हम प्रावधान करें, वो अच्छा रहता। कैपेसिटी कैसे बढ़ाया जाए उसके प्रावधान किया जाए। हमारे पास निखिल डे साहब, मुझे 2 चीज का जवाब चाहिए आपसे। एक कि होता क्या है कि जब पैसा मैं दूं और आपको खर्च करना हो, या फिर आप पूरा पैसा दें मुझे खर्च करना हो, तो मुझे लगता है पैसा अपना तो है नहीं, निखिल साहब ने दिया है, मैं अपना खर्च करूंगा जैसे मर्जी होगी। दूसरा है कि अच्छा आप दे रहे हैं कुछ पैसे, कुछ मुझे भी मिलाने पड़ रहे हैं, तो जो अपना पैसा लगेगा तो मैं ज्यादा अकाउंटेबल हो जाऊंगा, मिसयूज नहीं करूंगा। ये एक लॉजिक दिया जा रहा है 60-40 रेशियो का। इस लॉजिक को आप कितना एक्सेप्ट करते हैं? और दूसरा जो अभी मैं कह रहा था महापात्रा साहब से सवाल, कि गरीब राज्यों को ज्यादा मिलना चाहिए, अमीर राज्यों को कम मिलना चाहिए, तो नॉर्मेटिव जो कंडीशन लगाया जाए, नॉर्मेटिव एलोकेशन जो किया जा रहा है, उसको तो एक्सेप्ट करना चाहिए हमें कि नहीं? वो तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसकी पूरी जो परिकल्पना है इस कानून को की, और बहुत अच्छा चला है, जो रितिका बता रही है, दुनिया भर के लोगों ने देखा है। हाँ, परफेक्ट नहीं है, बहुत सारी चीजों को सुधारने की जरूरत है, लेकिन उसी कानून के अंदर सुधार किया जा सकता था, किया जाना चाहिए। लेकिन जो चल रहा था ठीक से उसी परिकल्पना के अंदर कि जो गरीब व्यक्ति है, जिस जगह गरीब लोग हैं, वो काम मांगे और उनको काम मिले, ये एक बहुत जरूरी चीज थी। अब वो इन्होंने, आप जो बात कह रहे हैं कि पैसा मैं दूं और आपकी जिम्मेदारी नहीं है, बिल्कुल है जिम्मेदारी।
क्योंकि आप उसको लागू कर रहे हैं, आपके राज्य के लोगों के लिए लागू कर रहे हैं। तो हम तो माने कि ये जनता के लिए हो रहा है, लेकिन पैसे की व्यवस्था कम से कम एक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत शुरू से केंद्रीय सरकार ने कहा कि जो काम मांगे उसको काम दो, हम पैसा दे रहे हैं उसका, और इसीलिए ये चला। ये जब आप कहेंगे कि आप 30% 40% दोगे और वो नहीं मिलेगा, तो तब मुझे लगता है बहुत बड़ी समस्या होगी कि वो बिल्कुल ही वो स्कीम नहीं चलेगा। लेकिन एक बहुत जरूरी चीज फिर से मैं कहूंगा, ये समझना चाहिए कि पैसा 40% दें या 50% दें या 10% दें, केंद्रीय सरकार के हाथ में अब आ गया है कि वो कहां चलाए, कब चलाए, कितना चलाए और कितना इसके लिए दें पैसा। तो एक योजना बन गई। हमें बात ये सारे लोग, शिराज हुसैन साहब भी समझेंगे, जुगल पात्रा साहब भी समझेंगे, महापात्रा साहब भी समझेंगे, और हम पूरा देश के लोग भी समझेंगे कि पहले योजना थी, जवाहर रोजगार योजना था, राष्ट्रीय ग्रामीण रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम था। 3 दिन का रोजगार, 5 दिन का रोजगार मिलता था, क्योंकि केंद्रीय सरकार चाहती जैसे चलाती थी, वो कोई कानूनी उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं थी। पहली बार दुनिया में इस किस्म का कानून बना, बहुत महत्वाकांक्षी, जहां कहा कि जो व्यक्ति काम मांगेगा उसको काम दिया जाएगा, और वो बहुत बड़े पैमाने पर उसको लागू किया। उसको अंडरमाइन किया है कानून के तहत। एक विनोद साहब कह रहे थे कि आपको विश्वास करना चाहिए सरकार पर। सरकार पर विश्वास करें या कानून पर विश्वास करें? कानून जो कहता है वही होगा। कानून कहता है कि केंद्रीय सरकार जितना पैसा जिस राज्य को देना चाहती है देगी। कानून कहता है जिस इलाके में चलाना चाहती है वहां चलाएगी। कानून कहता है कि वो पैसा का रेशियो 60-40 होगा। उसके बाद आप कहो 125 दिन, हमें तो आज के बजट में 50 दिन नहीं मिल रहा है, और हम जमीन से मांगते हैं और बहुत कोशिश करते हैं, और वो बजट नहीं है। और पूरा खेल पैसों का है, पैसे को बचाने का पैसों का है। आपको गारंटी देना है तो उसके लिए पैसों का एलोकेशन करना पड़ेगा। ये 90,000 करोड़ जो कहा जा रहा है, वो कानून में नहीं लिखा है। 90,000 करोड़ केंद्र देगी और बाकी सब राज्य देगा। इसका मतलब पूरा एक्स्ट्रा भार 25 दिन का राज्यों के ऊपर डाला जा रहा है। तो वो आज वो 100 जो आज केंद्रीय सरकार दे रही है वो भी पर्याप्त नहीं है, वो भी पर्याप्त नहीं। इसी के लिए हम आए दिन लड़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं और कहते हैं कि लोग काम मांग रहे हैं, अब काम नहीं दे पा रहे हैं, और सरकार को कहना पड़ता है क्योंकि कानून है कि हम काम देंगे, आप काम लो, हम पैसा देरी से देंगे बेशक, लेकिन देंगे, काम की गारंटी है। वो गया, वो गायब हुआ, वो हमें समझना चाहिए। विनोद आनंद जी, देखिए, एक तालाब को 5 बार खोद करके और 6 बार भर देना, और उसको आप कहें कि ये काम यहाँ हो रहा है, तो ये कहीं से विकसित भारत में न्यायोचित नहीं होगा। 1960 में रूरल मैन पावर प्रोग्राम शुरू हुआ था, से लेके एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, फुट फॉर वर्क प्रोग्राम के बाद ये इतना बड़ा स्कीम आया था। महाराष्ट्र का जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था 1977 का, एक पूरा विस्तृत इसमें पूरा अनुभव है, और उस अनुभव के आधार पे लोगों से चर्चा करके साफ साफ लिखा गया है। इसमें पूरा साफ साफ लिखा गया है कि एम्प्लॉयमेंट की गारंटी हम दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इसके मॉनिटरिंग का स्पेशल प्रावधान है। सिविल सोसाइटी को इसमें वहीं पे रखा गया है जहां पहले था, यानी कि आप इसमें अपना शोध कर सकते हैं। देखिए क्या है कि अभी के पहले आज तक कभी भी ना हमारे देश में कोऑपरेटिव इकोनॉमिस्ट कहीं पाए नहीं जाते थे। अभी ये पैक्स टू अपेक्स का अप्रोच है, कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव, एक अलग प्रावधान शुरू हुआ है, ये अलग विभाग है, और इसको लेकर के ग्रास रूट पे काफी बहुत सारी चीजें एक नए दृष्टिकोण से हमारे एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट को देखने के लिए मिलेगा। तो अभी रुक जाइए, थोड़ा थम जाइए, ये स्टैट्यूटरी राइट है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ये नहीं मिल रहा है। अगर यही प्रावधान हम लें तो आंध्र प्रदेश ने अपने सारे मजदूरों को, और कर्नाटका ने और तमिलनाडु ने अपना सारा पेमेंट मजदूरों को क्यों नहीं किया? केंद्र सरकार ने तो उसको समुचित व्यवस्था की, सारे पैसे दिए। तो अगर राज्य सरकार डिफॉल्ट कर रही है, मजदूरों को पैसा नहीं दे रही है, मजदूरों का पैसा अपने जेब में रख रही है, या उसको दूसरी तरफ डाइवर्ज कर रही है, तो वो गलतियां कर रहे हैं ना। उस गलती के आधार पे अगले वर्ष में हम मनरेगा का पैसा उनको रोक नहीं सकते थे, इसका भी प्रावधान था। लेकिन यहाँ पे व्यवस्था दूसरी है। यहाँ ये है कि आप पहले स्कीम लेके आए, कितना आप किस तरफ, किस क्षेत्र में क्या आप कहाँ रोजगार जनित करेंगे, उसके आधार पे आपको पैसा दिया जाएगा।
यहाँ पे कहीं तो ऐसी बात नहीं की गई है। ये नहीं कहा गया है कि हम इस एक जो पॉइंट विनोद जी आपने उठाया वो है मिसयूज का, पैसा दिया नहीं जाता लेकिन पैसा ले लिया जाता है। रितिका खेड़ा जी, ये कितना बड़ा कंसर्न है? क्योंकि जो फैक्ट सरकार दे रही है वो करंट फाइनेंशियल ईयर का एक डेटा दे रही है कि 23 स्टेट में पूरा सर्वे किया गया तो पाया गया कि जितना पैसा गया उतना तो काम कहीं जमीन पर दिख नहीं रहा है। और इतना ही नहीं, वहां पे एक खास तौर से पश्चिम बंगाल का जिक्र किया गया कि वहां 19 जिलों में पता चला कि यहाँ कोई काम ही नहीं हुआ, जबकि वहां सब मनरेगा के तहत पैसे चले गए। तो ऐसा तो हो नहीं सकता नहीं कि पैसा देते चले जाएं और ये ना देखें काम क्या हो रहा है। काम कुछ भी करा लो लेकिन रोजगार देना है तो पैसे दें। काम कराएंगे तो कुछ कंस्ट्रक्टिव काम होगा, वो पंचायत लेवल पे योजना बनेगी, उसके हिसाब से काम होगा, अलग अलग जरूरतमंद सेक्टर तय कर देंगे, उसके हिसाब से काम होगा, तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा डिसिप्लिन है। देखिए, एक थोड़ा सा मैं तथ्य आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि अगर आप नरेगा का वेबसाइट देखेंगे उसमें आपको साफ दिखेगा कि 12 से 26 करोड़ लोगों ने इसमें काम किया है और इसका जो बजट है वो जीडीपी के 1% का आधा है। मतलब 0.5% जीडीपी का आप खर्च कर रहे हैं, जिससे 12 से 26 करोड़ लोगों को रोजगार की गारंटी या समर्थन मिल रहा है। अब आपने पूछा भ्रष्टाचार के बारे में। भ्रष्टाचार बहुत पहले से इन सभी 70 में जब महाराष्ट्र में हुआ और 2005 से जब नरेगा शुरू हुआ, यहाँ पे भ्रष्टाचार की दिक्कत थी लेकिन सब राज्यों में नहीं थी। कई राज्यों में काफी साफ चल रहा था और इनफैक्ट ये जो पीछे 22 से अधिक डिजिटलीकरण किया गया है। आप ग्रामीण विकास मंत्रालय का ही जुलाई का सर्कुलर देखेंगे, उसमें उन्होंने लिखा है कि हमने जो नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग किया उसका दुरुपयोग हुआ है और उसकी वजह से भी फ्रॉड हो रहा है। तो अब ये जो नया कानून लाए हैं, हम में से कोई नहीं कहेगा कि इसमें भ्रष्टाचार नहीं है और इसको जरूर रोकने की जरूरत है। उसको रोकने के लिए पारदर्शिता की जरूरत है, सूचना के अधिकार की जरूरत है। इन सब प्रावधानों को कमजोर किया जा रहा है, इनको बढ़ाया नहीं जा रहा है इस नए बिल में। तो ये जो तर्क आ रहे हैं उन जो नए बिल में है उसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिससे ये नरेगा में सुधार होगा। अगर नरेगा में सुधार लाना है तो दूसरे तरह के उपाय हमें करने हैं। जैसे मैंने कहा, जो डिजिटलीकरण का बोझ डाला गया है उसकी वजह से भी जो दूसरी दिक्कत आ रही है, जो बाकियों ने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य इसका पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे, उसको इम्प्लीमेंट करने में इतना पेचीदा कर दिया गया था पिछले 10-12 सालों में। इनफैक्ट ये यूपीए 2 के समय में शुरू हुआ जब से आधार इसमें जोड़ा गया। तो सिर्फ इस सरकार की गलती नहीं है, पिछली 3 सरकारों को मैं दोष दूंगी कि इसको बहुत ही पेचीदा बना दिया गया, इसके ऊपर सारी चीजें थोपी गई। कभी इसमें आवास योजना जोड़ देते हैं, कभी टॉयलेट जोड़ देते हैं, कभी कुछ जोड़ देते हैं, तो उससे वो बैठ गया है। उसका इन सब चीजों का बोझ इतना बढ़ गया है कि उसका जो मूल मंत्र था कि लोगों को जरूरत पड़ने पर एक प्रावधान होना चाहिए। आपने बहुत अच्छा कहा पहले कि अगर गरीबी कम हो गई है तो वो लोग उसमें काम ही नहीं करेंगे, और यही सबसे खूबी है नरेगा की कि वो हमेशा है लेकिन वहां पे वही काम करने जाएगा जिसको और कोई विकल्प नहीं है। अगर आप इसको स्विच ऑन स्विच ऑफ करेंगे कि आज यहाँ राजस्थान में चलेगा और कल पंजाब में चलेगा और परसों तमिलनाडु में चलेगा और 2 महीने नहीं चलेगा, तो उसी में लोग घूमते रहेंगे। लोगों के लिए ये सारा जो मजदूर वर्ग है वो कितना, जब तक वो समझेगा तब तक ऊपर से सारे आदेश बदल जाएंगे। तो ये जो जमीनी स्थितियां हैं और जो लोगों की दिक्कतें हैं उनको समझने के बजाय ये और उसके ऊपर उनकी दिक्कतें बढ़ाएगा। तो ये काफी निराशाजनक एक ये डेवलपमेंट हुई है। सरकार का पक्ष नहीं मानेगा कि इसमें सिर्फ गारंटी कह देने से गारंटी नहीं होती। गारंटी के लिए आपको पैसा सुनिश्चित करना होगा। और दूसरी बात शायद नहीं, रितिका जी, सॉरी अपनी बात पूरी करी। कोई बात नहीं। ये मतलब ये मैं कह रहा था कि जब आप कानून में, जो विनोद आनंद जी कह रहे थे कि कानून में इस बात का प्रावधान है कि आपको रोजगार की गारंटी दी जाएगी,
अब शर्तें बदल गई, कुछ भी हो गई, लेकिन शर्तों की वजह से नहीं मिलेगा तो ऐसा तो होगा नहीं। आप कोर्ट जा सकते हैं, आप कह सकते हैं कैसे नहीं दे रहे रोजगार, इनको तो रोजगार की जरूरत थी, अब पैसा जिसको भी देना आप जानिए। मजदूर कोर्ट जा सकता है? आप मुझे बताइए, जो बहुत सारे अपना एक्टिविस्ट रात हैं की लोग जो रोटी के मनरेगा को लेकर, कभी मजदूर तो लड़े नहीं, एक्टिविस्ट ही ज्यादा लड़े हैं। हाँ नहीं, लेकिन हम इसीलिए हम इसमें हस्तक्षेप करते हैं, लोग हस्तक्षेप करते हैं, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो, चाहे एक्टिविस्ट हो, चाहे अर्थशास्त्री हो, क्योंकि जो मजदूर वर्ग है उसके लिए इस तरह की लड़ाई लड़ना मुश्किल है। तो अब ये मुश्किल। जो आप कह रहे हो कि वो कोर्ट चले जाएंगे, कौन कोर्ट चला जाएगा? हम मेरे लिए भी कोर्ट जाना मुश्किल है। मैं भी ना इस झमेले में पड़ूं, तो वो मजदूर बेचारा क्या करेगा या क्या करेगी? बिल्कुल, दरअसल इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा करने की मनरेगा की जगह आने वाली नई योजना जी राम जी आखिर रोजगार की गारंटी कितनी दे पाएगी। जुगल किशोर महापात्रा साहब, इसके फंडिंग को लेकर बातचीत हो गई, गारंटी कितनी मिल पाएगी, इसके व्यवहारिकता को लेकर बातचीत हो गई। मेरा सवाल अब एक दूसरे पहलू को लेकर के है, जो फंडिंग की जो शर्तें कही गई हैं कि नॉर्मेटिव शर्त होगी, तो नॉर्मेटिव शर्त अभी के शर्त से कैसे अलग होगी, थोड़ा समझाइए हमारे दर्शकों को। कि अभी तो कोई शर्त नहीं है कि ये आप शर्त फुलफिल करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। ये डिमांड बेस्ड, जैसे कहे कि राइट बेस्ड लेजिस्लेशन है, डिमांड ड्रिवन है। जितना डिमांड काम का मांग होगा उसी हिसाब से फंड फ्लो होगा। लेकिन अभी बात किया गया है कि ये एलोकेशन बेस्ड हो जाएगा। तो एलोकेशन कैसे डिटरमिन किया जाएगा, कैसे क्या सब नॉर्म्स लगाया जाएगा, उसके बारे में तो कोई एक्ट में नहीं है। तो उसमें कहा गया है एज वुड बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मेरे ख्याल में अगर नॉर्मेटिव करना भी था और सरकार चाहते हैं कि ये नॉर्मेटिव हो, नॉर्मेटिव एलोकेशन का शर्त कैसे होगा, प्रिंसिपल्स क्या होगा, क्राइटेरिया क्या होगा, वो अगर लॉ में रहता तो अच्छा होता। नहीं तो डिस्क्रिशनरी हो जाएगा, फिर कॉन्टेस्टेबल हो जाएगा। सारे स्टेट्स के, कुछ स्टेट्स के वो साथ को आपत्ति रहेगा। तो अच्छा होता कि अगर भी नॉर्मेटिव करना चाहते हो तो उसके बारे में तक भी हो उस जो सहमति नहीं है, लेकिन नॉर्मेटिव भी कैसे होता है। हाँ, हालांकि आपका अनुभव काफी ज्यादा है, लेकिन मेरा मानना है कि वो जो कंडीशन है, कंडीशन को, शर्तों को कानून में, एक्ट में रख देने से दिक्कतें बढ़ जाती। कभी कोई जरूरत पड़ जाए, अचानक से कोई नई चीजें जोड़नी पड़ जाए, तो फिर आपको उसके लिए पार्लियामेंट से अमेंडमेंट लेना पड़ जाएगा। नहीं, उसके भी ये देखिए, नरेगा लॉ में एक यूनिकनेस था कि 2 शेड्यूल था पहले। ओरिजिनल एक्ट में भी शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, ये दोनों शेड्यूल सरकार अपने लेवल पे चेंज कर सकते हैं और खाली नोटिफिकेशन करना है। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी दिया जा सकता है, लेकिन वो अगर कानून में रहता है तो उसका मजबूती ज्यादा रहता है। तो लोगों को पता चलता है, स्टेट्स को पता चलता है, सम अमाउंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी रहता। तो वो भी नहीं है। एक अम्ब्रेला लिस्ट टाइप से होनी चाहिए। सिराज हुसैन साहब, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि किस जिले में काम होगा। आप सोचिए कि ये हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर सेंटर ये डिसाइड करेगा कि किसी एक स्टेट के कौन से जिले में काम होगा, कब काम होगा, तो ये तो एक तरीके से खत्म ही है। फिर गारंटी क्या बची? बस मैं एक बात और कह के अपनी बात खत्म करता हूं। आप अपने व्यूअर्स को बताइए कि डाउन टू अर्थ मैगजीन ने पूरे नरेगा के कामों का एक बहुत विस्तृत जायजा लिया था और ये पब्लिश हुआ था मार्च 16, 2021 के इशू में। इसके बारे में तमाम भ्रांतियां हैं कि ये पैसा बर्बाद हो रहा है, ये हो रहा है। तो आप अपने दर्शकों से कहिए और अपने एक्सपर्ट से कहिए कि वो डाउन टू अर्थ का ये इशू जरा दोबारा पढ़ लें। इसमें एक चीज जो आपने कही ना कि केंद्र सरकार तय करे किस जिले में काम होगा। पता नहीं, मैं बिल में पढ़ रहा था कि ये पंचायत लेवल से योजना बनेगी, पंचायत लेवल की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा, ताकि ऐसा नहीं हो कि देश से कानून बन गया और हर जिले में, हर पंचायत में वही चला। हर जगह की जरूरतों को देखते हुए कौन से क्षेत्र में काम किया जाएगा वो तय किया जाएगा। ऐसा नहीं है क्या विनोद आनंद जी? देखिए लक्ष्मण जी, मैं आपको कुछ एक दूसरा आंकड़ा देता हूं। हमारे भारत में 788 जिले में 15 जिले ऐसे हैं जो देश की 50% जीडीपी में योगदान देती है। क्या आपको मालूम है
तो जॉर्ज सोरस स्कूल ऑफ थॉट के जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के जो प्रवर्तक लोग हैं, जो उस दृष्टिकोण से जो ग्रामीण निवेश को देखते हैं और जो देखना चाहिए विकसित भारत में, वो दोनों अलग है। प्रधानमंत्री जी बार बार एक बात करते हैं, वो है कि रिमूवल ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट। हमको उस माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा अगर हम एक इक्विटेबल डेवलपमेंट चाहते हैं, तो समानता चाहते हैं, तो सबसे पहले हमको ये सोचना होगा। आप दरभंगा में या मधुबनी में या फिर आप सीमावर्ती जो जिले हैं बिहार के, वहां जितना भी पैसा खर्च कीजिए, बाढ़ आनी हो तो सब डूब ही जाना है, सारा खत्म ही हो जाना है। तो वहां कैसे लगाया जाएगा वो वहां के जिलाधिकारी महोदय तय करेंगे। वहां के राज्य सरकारों को उसके लिए जवाबदेह बनाया जाएगा, तभी तो वो जनता के पास वापस जाएंगे। हमारे यहाँ एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, ऐसा नहीं है कि जो हमारे यहाँ दिल्ली से बैठ करके सिविल सोसाइटी तय कर देगी और सिविल सोसाइटी कोई एक्टर तय कर देंगे। बड़े बड़े अर्थशास्त्री जो विदेशों में भी जिनके तार जुड़े रहते हैं, बहुत सारे सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस में, मैगजीन्स में छपते रहते हैं, छापे जाते हैं, उनके आधार पर हमारी नीतियां ऐसी बनेगी ना जो पंचायत जिस तरीके से चाहेगा, क्योंकि ये फैक्ट्स टू हाँ बिल्कुल यही बात मैं कहना चाह रहा था। निखिल डे साहब इशारा कर रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है। निखिल डे साहब, जब ये हम कहते हैं कि पंचायत पे नीति बनेगी, वहाँ पे एक योजना बनेगा, उस योजना के हिसाब से उस पंचायत में मनरेगा के तहत काम किया जाएगा। जल संरक्षण हो, चाहे पर्यावरण संरक्षण हो, पंचायती राज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना हो, ये सारी चीज़ तो हर पंचायत में होता ही होता है, इसकी जरूरत तो होती है। तो मैं पहले ये स्पष्ट करना चाहता हूं, फिर से मुझे लगता है कानून को पढ़ने की बहुत आवश्यकता है। कानून का सेक्शन 5(1) जो रोजगार की गारंटी दे रहा है, आप यदि पढ़ेंगे तो मैं एक बार पढ़ूंगा 2 मिनट कि save as otherwise provided, the state government shall in such rural areas in the state as may be notified by the central government provide to every household whose adult members volunteer to do unskilled manual work। तो केंद्रीय सरकार जो जगह तय करेगी वहां राज्य सरकार उनके 125 दिन का मैनुअल वर्क करेगी, का सृजन करेगी। ये बात समझना जरूरी है। उसके बाद बिल्कुल सही है, वहां की पंचायत प्लानिंग करेगी, आज भी नरेगा में करती है। वहां केंद्रीय सरकार ने 264 किस्म के काम को हाँ भरा है कि आप इनमें से करो, ये प्रोडक्टिव एसेट्स होने चाहिए। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि यहाँ सारे कंट्रोल केंद्र सरकार के पास हैं कि कहाँ होगा, किस इलाके में होगा, कितना होगा, कितना देंगे किस इलाके के लिए। उसके बाद वो एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जैसी है पंचायत, और उसको बिल्कुल मिलना चाहिए, आज भी है। एक दूसरी बात जो आपने रखी थी, मेरे ख्याल में वो भी हम लोगों को बहुत बारीकी से ये समझना चाहिए कि ये जो चीजें विनोद जी कह रहे हैं, ये आज के कानून में किया जा सकता है। आज नरेगा के कानून के अंदर आप उसकी मॉनिटरिंग और बढ़ा दो, आप इन चीजों को कर लो, कुछ नहीं रोकता है नरेगा कानून कि आप उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा मॉनिटरिंग की व्यवस्था करो। और तीसरा मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जहां भ्रष्टाचार हुआ, आपने कहा 23 राज्यों में हुआ, आपने कहा बंगाल में हुआ, इन सारी जगहों में कौन जिम्मेदार है उस भ्रष्टाचार के लिए? एक पूरा व्यवस्था जिसको तनख्वाह मिलती है, एक इंजीनियरिंग विभाग है, वो पैसा वो हाँ नहीं भरे, वो मेजरमेंट बुक नहीं भरे तो नरेगा का एक पैसा आगे नहीं जा सकता है। लेकिन ये पूरा थोपा जाता है मजदूरों के ऊपर। तो बंगाल में जो भी लड़ाई है या जो भी भ्रष्टाचार हुआ, वो मजदूरों की गलती नहीं, वो पेमेंट करने वाले की गलती है, और उन सबको जेल भेजना चाहिए, उन सबको नौकरी से हटा देना चाहिए, ठीक हो जाएगा नरेगा। लेकिन वहां के मजदूरों के साथ कितनी तकलीफ हुई, 1 करोड़ वहां लोग थे रजिस्टर्ड काम के लिए, उनका क्या दोष था और उनका क्यों काम रोक दिया? और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा आप उनका काम वापस चालू करो। तो ये वो होता है डिमांड बेस्ड, जिनकी जरूरत है उनको मिले, और जिन्होंने गलती की उनके ऊपर कार्रवाई करें। ऐसी व्यवस्था नरेगा में भी हो सकती है, नहीं हो रही है, दिक्कत ये है। तो जो मौजूदा कानून है उसी में हम लोग संशोधन कर सकते थे, इसकी जगह नए कानून लाने की जरूरत नहीं थी, निखिल डे साहब कह रहे हैं। लेकिन जो दलीलें दी जा रही वो है कि हालात बदल गए हैं। गरीबी, जो नीति आयोग की रिपोर्ट है, गरीबी काफ़ी हद तक बदली है। अब तक जो लीकेज थे उसको सुधारने के लिए कई सारे कदम उठाए गए। जब वो सारे कदम बेकार साबित हुए, ज़मीन पर लागू नहीं हो पाए, इसलिए नया कानून लाना पड़ा। सरकार ने ऐसी दलील दिया। अब ये नया कानून जब आएगा, संसद में बहस होगी, हो सकता है कमेटी के पास जाए,
फिर जिस शक्ल में आएगा उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि इस कानून के तहत रोजगार की गारंटी कैसे सुनिश्चित की जाए। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।